नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक नए ज्वलंत मुद्दों के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये नेचुरल फार्मिंग क्या है और आज वर्तमान में इस 21वीं सदी के दुनिया में इसकी आवश्यकता पुनः क्यों आन पड़ी है। इस पर हम लोग थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक खेती अब इस वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। क्योंकि यदि मानव इस पर एक प्रभावी कदम नहीं उठाया तो इससे आने वाला समय हम सभी के जीवन के लिए काफी संकटमय होगा। इसलिए यह ज्वलंत मुद्दे पूरी दुनिया में चल रहे हैं और हमारा देश भी इस पर काफी अपना प्रभावी कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके संबंध में देश का क्या इस समय का परिदृश्य है, यही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं नेचुरल फार्मिंग में क्या है। साथियों, संस्था के द्वारा हमारा एजीटीए का ऑनलाइन बैच, सिर्फ एजीटीए का नहीं, क्योंकि यूपीएससी के अगर पैटर्न को देखेंगे तो वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही हिंदी, वही साइंस सबके लिए कॉमन है। इसलिए उससे संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस एक ही है और हम उसमें एक तो वो पूरा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी प्लस एग्रीकल्चर, चूंकि हमसे बहुत सारे हमारे छात्र उम्मीदों से कहीं ज्यादा जुड़े हुए छात्र वो हैं जो एग्रीकल्चर के आने वाले जो ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए आ रहा है उसके लिए काफी जुड़े हुए हैं और हम उनके लिए ऑनलाइन बैच दे रहे हैं। और ये सब बच्चे उसमें जुड़ करके थोड़ा थोड़ा काम अपना करते जा रहे हैं बुद्धिमत्ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, क्योंकि जब भी इसका विज्ञापन आएगा तो नो डाउट आज जिनके पास इतना मैटर रहेगा कि कल को और विज्ञापन आने पर एक बेहतर स्थिति अपने आप को बना पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई से किसी का नुकसान तो होता नहीं है। तो उसी उम्मीद से ये सभी बच्चे लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जिनको भी यूपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है, आपको जुड़ना है, तो आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं अपने मूल विषय पर। देखिए, नेचुरल फार्मिंग, तो ये जो हम लोग का नेचुरल फार्मिंग या इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक खेती। नेचुरल फार्मिंग या जो प्राकृतिक खेती है उनमें क्या चीजें हैं। देखा लिखा नीति आयोग द्वारा भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत प्राकृतिक कृषि पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तो प्राकृतिक कृषि पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आगे है देखिए नीति आयोग के द्वारा जो किया जा रहा है, जो ये है हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, मतलब रासायनों से दूर हो करके और प्राकृतिक रूप से या पशुओं के अवशेष की या पशुओं के काऊ डंग की मदद से जो खेती की जाती है उसी को प्राकृतिक खेती कहा जाता है। उसी को देखिए यहां पर दोनों चीजें दिखाई जा रही है। प्रमुख बिंदु ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने मिट्टी की बेहतरी, उपज और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक कृषि तकनीकियों को अपनाने का आवश्यकता पर जोर। मतलब प्राकृतिक कृषि तकनीकियां, ये आधुनिक कृषि तकनीकियां नहीं, प्राकृतिक कृषि तकनीकियों के आधार पर खेती किया जाए, इस पर जो है उन्होंने जोर दिया। ठीक है, आगे लिखा प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के कम से कम एक गांव में प्राकृतिक कृषि को अपनाए जाने का आह्वान किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान कर रहे हैं भारतीयों से कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक गांव ऐसा हो जहां पर प्राकृतिक खेती किया जा रहा हो, ऐसा जो है लोग प्रयास करें। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग एक जन आंदोलन बनना चाहिए और लोगों को इसके लाभ के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में देश को क्या किया जाए? जागरूक किया जाए और इसके से होने वाले लाभों के बारे में बताया जाए। अब है क्या प्राकृतिक कृषि? प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त कृषि भी कहा जाता है। रसायन कृषि मुक्त और पशुधन आधारित कृषि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि खेती, ध्यान रखिएगा, ये जो अब एब्रिविएशन है और यह एब्रिविएशन हम लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के एब्रिविएशन को अलग से लिख करके
धर लीजिएगा, याद करिएगा। भारत में प्रचलित प्राकृतिक कृषि के प्रमुख पद्धतियों में से एक है। इसे मूल रूप से कृषक और पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा 1990 के दशक के मध्य में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन सिंचाई द्वारा संचालित हरित क्रांति के विकल्प के रूप में विकसित किया। क्योंकि उस समय तो गहन सिंचाई, कृषि उन्नत कृषि तकनीकियां, हाई फर्टिलाइजर का डोज, सिंचाई के माध्यमों को विकसित करके भारत में हरित क्रांति के लिए कार्य किया गया। लेकिन अब जो किया जा रहा है इससे हट के किए जाने का यह आह्वान है। लागत में कमी, कम जोखिम, इंटरक्रॉपिंग से अर्जित आय द्वारा किसानों को शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और अनुकूल, मतलब अब ऐसा कार्य किया जाए जिससे किसानों का लागत कम हो सके, क्योंकि जब लागत कम होगा तो उनकी आय जरूर बढ़ेगी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दे करके उत्पादन लागत में भारी कटौती किए जाने का आह्वान कर रहे हैं। अब उसमें जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है उसके प्रमुख घटक क्या है वो देखिए। जीवामृत मतलब जीवों का अवशेष। ठीक है, जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के तहत व्यावसायिक रूप से उत्पादित रासायनिक आदानों की बजाय कृषि भूमि पर गायों के गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल का अनाज, पानी तथा मिट्टी के मिश्रण से बने जीवामृत नामक घोल का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यह जीवामृत एक घोल है जिसमें रसायन का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, और यह एक पोषक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक किण्वित माइक्रोबियल कल्चर है जो मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे लिखा है बीज मृत। बीजों के उपचार के लिए बीजामृत नामक एक मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जबकि नीम के पत्तों और लुगदी, तंबाकू तथा हरी मिर्च का उपयोग कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग विद न्यूनतम सिंचाई, इंटरक्रॉपिंग, आच्छादन या इंटरसॉइल मल्चिंग को भी बढ़ावा देती है तथा यह गहन सिंचाई एवं गहरी जुताई का समर्थन नहीं करती है। मतलब गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं इसमें। ठीक है, लाभ क्या है इससे? यह मिट्टी के उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है। ठीक है, सिंथेटिक रसायन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करने में यह सहायता करता है। नए उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों, विपणन आदि के माध्यम से स्थानीय स्तर पर चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, कृषि में प्रयोग होने वाले हानिकारक रसायनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ कृषि जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करने और भूजल को अनियंत्रित दोहन को कम करने में सहायता करती है। कृषि क्षेत्र में पशुधन का एकीकरण पशुपालकों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सरकार का क्या भूमिका है, क्या प्रयास है, इसको देखिए। सरकार ने छोटे सीमांत किसानों के लिए पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने हुए वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है, की शुरुआत की गई। ठीक, इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि, छत्तीसगढ़ ने 85,000 हेक्टेयर भूमि व गुजरात ने 71,000 हेक्टेयर भूमि को जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के तहत लाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, भारत के राज्यों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से अधिशेष गोबर खरीदने की पहल की गई है। यह सवाल पूछा जा चुका है और दोबारा भी ये पूछा जाएगा, और यह प्रश्न जब भी आएगा टिप्पणी के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग एब्रिविएशन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार इसको देख करके और कुछ सवालों को अलग से लिख लीजिएगा, आपको बड़ी मदद करेगी। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक 100% प्राकृतिक खेती को अपनाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत का वह राज्य जो वर्ष 2024 तक 100% नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का लक्ष्य रखा है, उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हमने कुछ प्रश्न इसी से संबंधित, और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा
कि इन सभी प्रश्नों का संबंध कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है आज सभी लोग इन प्रश्नों का जवाब जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है 20 से 22 जनवरी 2023 के मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 कहां आयोजित किया गया? यह एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत उपयोगी होगा। दूसरा लिखा है 13 से 15 जनवरी 2023 के मध्य ऊंट महोत्सव 2023 कहां आयोजित हुआ? इस सवाल का जवाब आपको अपने कमेंट के माध्यम से बताना है। जनवरी 2023 में किस राज्य में चेरचेरा महोत्सव, ध्यान से देखिएगा, चेरचेरा महोत्सव 2023 मनाया गया? इस राज्य का नाम बताना है। आगे लिखा है जनवरी 2023 में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? ये सब प्रश्न एकदम ज्वलंत है और आगामी किसी भी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2023 में किस देश को खाद्य एवं कृषि के लिए पशु आनुवांशिक संसाधन, ठीक है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अगर आप खोजेंगे तो सवाल का जवाब बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किस राज्य में गान नगाई, ये गान नगाई महोत्सव मनाया गया? अगर दोस्तों अगर इसको खोजेंगे तो एक ऐसे स्टेट का नाम आपको मिलेगा जो मीडिया में पूरा इस समय छाया हुआ है, हर न्यूज चैनलों पर उस राज्य का नाम चल रहा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी है, क्योंकि यह राज्य में इस समय काफी अस्थिरता देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आप लोग इस राज्य का नाम जरूर बताएंगे। आगे हमारे देखिए, हमारी संस्था के द्वारा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा MSc AG यूपी कैटेट BHU JRF के लिए ICR JRF के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। सभी सम्मानित छात्रों से अनुरोध है, जिनको भी आप सभी को BSc के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से करना है या यूपी कैटेट के माध्यम से करना है, आप सभी का स्वागत है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़ करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। हमारा UG का ऑनलाइन कोर्स आज शीघ्र जो है शुरू होने वाला है, उसमें एडमिशन चल रहे हैं। जिन भी छात्रों को उसमें प्रवेश लेना है, आप बहुत मिनिमम चार्ज में आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही है और एग्रीकल्चर के कम से कम 8 टीचर आपको PhD होल्डर है जो आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारी संस्था के द्वारा FO 2023-24 का बैच प्रारंभ कर दिया गया है। जिन छात्रों को हमारा FO का बैच ज्वाइन करना है, आप सभी का स्वागत है। इसके लिए भी हमारा बैच कंटिन्यू है। हमारा TA का बैच ऑनलाइन मोड में चल रहा है, तो इन सभी बैचों से आपको जुड़ने के लिए संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।